तो अपना हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज का। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किससे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से। ठीक है, जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लगाएंगे, समझेंगे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे उन लोग को आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे ना। हर चीज को आप लोग को समझा दें ताकि पेपर ऑब्जेक्टिव लोग आसानी से कर ले जाएं। चलिए स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का, जैव मंडल में बायोस्फीयर हो गया। ठीक, जैव मंडल का मतलब क्या हो गया, हमारा बायोस्फीयर इंग्लिश में हो गया, जिसमें जीव जंतु रहते हैं। जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, जिसके अंदर सांस उसमें जीवन नहीं है। तो प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, फास्फोरस हो गया और कवक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कवक। ठीक, जो कवक है जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, अजैव घटक हमारा नहीं, बाकी सब क्या है, हमारे अजैव घटक है। ठीक, ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये सब हमारे क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो हमारा कवक है ये हमारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, ये हमारा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, तो कनक हमारा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थ तथा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर या उपभोक्ता जो हमारे होते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात। जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है कि जब हम किसी, मान लीजिए कोई हमारा कुत्ता है, ठीक, इसकी मृत्यु हुई तो हम इसको क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और उसमें इसको दफना देते हैं। दफनाने के बाद से जो सॉइल में हमारे बैक्टीरिया हैं या अदर चीजें हैं, वो इसके बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके इससे अपने भोजन बनाते हैं। ठीक, तो वही काम हमारा कवक करता है कि जो भी मृत शरीर है, उस मृत शरीर को जब हम जमीन में डिस्पोजल करते हैं तो वो उसको क्या करता है, डिस्पोजल करके अपनी भोजन या ऊर्जा प्राप्त करता है, अपना भोजन या क्या कहता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। ठीक, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैव घटक कहलाते हैं। एक उदाहरण मृदा, हवा, जल, कार्बन, ये सब क्या है, अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जो मृदा हो गई, हवा हो गया, जल हो गया, कार्बन पदार्थ हो गया या अकार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब हमारे किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। जबकि हमारा कवक किस में आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है या आरएनए है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो हमारा क्या है, सूर्य की प्रकाश है, सनलाइट है। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है,
कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस सौर ऊर्जा की सहायता से हरे पेड़ पौधे संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और कोशिका करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होगी। ठीक, सूर्य का यूज करना हम ज्यादा आजकल देखिए सनलाइट का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक, क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इसके अलावा आप लोग एक चीज जानते हैं, मेरे सोलर कुकर आता है जिसका उपयोग करके हम भोजन बनाते हैं। ठीक, तो एलपीजी के जरिए के जगह पर हम क्या करते हैं, सोलर कुकर में उसको धूप में रख के उसके जरिए हम खाना बना लेते हैं। ठीक, आजकल आप लोग देखते होंगे कि सोलर वाले गांव में लाइट लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट। ये सब क्या कर रहा है, हमको बचत दे रहा है। ठीक, और आने वाले समय में यही हमारा एकमात्र स्रोत रह जाएगा जिसका उपयोग करके हम हर चीजों करेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम है, कोयला है, गैस है, ये सब एक ना एक दिन खत्म होना है। ठीक भाई लोग, ये क्या होगा कि एक दिन आके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बट जो हमारा सौर ऊर्जा है ये हमारा परमानेंट बना रहेगा और जिसका उपयोग करके हम एनर्जी बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे और उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक, अब एक चीज और, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक, इकोलॉजी का सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया वो कौन थे, अर्नस्ट हैकेल्स। ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया। ठीक, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की, प्राकृतिक चयन की जो अवधारणा थी वो चार्ल्स डार्विन ने विकसित की। मेघ बीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा। ठीक, किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई। ठीक, किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई, तो किसको दी गई, यमुना नदी को दी गई। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन था कि भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन क्या क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, शुक्र है। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा समझा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सूर्य होगा। इसमें और सारे भी क्वेश्चन है जो आपके काम के नहीं है, तो उसी चीज को हम देखेंगे जो हम लोग के काम वाला होगा, जो हमारे पेपर में पूछेगा, जो हमारे सिलेबस का है। ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे हुए हैं और आपका डिप्लोमा का पेपर पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, तो हम लोग उसी क्वेश्चन बेस में देखेंगे जो आपके सिलेबस का होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ठीक, कोई जीव है वो लाभ ले रहा है किसी दूसरे अपने साथ रहने वाले जीव को प्रभावित किए भी, तो उसको हम कहते हैं सहभोजी। उसका देख लेते हैं, इस सहभागिता या सहभोजी या दो विभिन्न जीव जंतुओं के बीच एक ऐसी इंटरेक्ट होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता ही है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरणता गैस्ट्रोपेड कवच में केकड़ा रहता है
और कवच के ऊपर समुद्री एनिमोन हो जाता है। ठीक, तो इनका एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन ये है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन हमारा क्या क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बायोटिक एवं ए बायोटिक घटक। ठीक, बायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स हम उसको कहते हैं जो जिनके अंदर जीवन होता है। ठीक, जो सांस लेते हैं जिनके अंदर लाइफ होता है वो हमारे क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है? ये इन्वायरमेंट के घटक तो हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? प्राण नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट के घटक तो हैं ये बायोटिक, लेकिन इनके अंदर प्राण नहीं होता, लाइफ नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने गैसेज हो गए। ठीक, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बायोटिक एवं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण वायु, जल, मृदा, तालाब। तो करेक्ट आंसर क्या है? तालाब। डिस्क्रिप्शन क्या है कि तालाब एक प्रकार का परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति रहती है। ठीक, परिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं तालाब को, क्योंकि एक तालाब में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, मृदा भी है, वायु भी है, जल भी है। मतलब एक तालाब के अंदर हम हर चीज को देख सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? तालाब को परिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि तालाब के अंदर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। जिस तरीके के हमारे परिस्थितिकी तंत्र के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है, कुछ उसी प्रकार परिस्थितिकी तंत्र के अंदर भी हमारे तालाब के अंदर भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा तालाब। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत्यु जंतुओं पर निर्वाहन करने वाले प्राणी को कहते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर है स्क्वेंजर, सी जो हमारा है। डिस्क्रिप्शन क्या है? स्क्वेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाहित करते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल मक्खी हो सकता है, गिद्ध हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं? स्क्वेंजर के एग्जाम्पल है। जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई हमने क्या किया, सब्जी काट के फेंक दिया, तो उस पे जो मक्खियां लग रही हैं वो उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। या जंगलों में क्या होता है, जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उसको गिद्ध क्या करते हैं? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जो खुद शिकार ना करके जो आसपास बड़ी चीजें होती हैं उनका उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं, उससे अपनी भूख को मिटाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो प्राणी हमारे किसके अंदर आते हैं? स्क्वेंजर के अंदर आते हैं, और जिनका उदाहरण है मक्खी और गिद्ध जैसे जीव जंतु।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? जीवाणु एवं कवक, मृदा एवं जल, पशु, पक्षी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है? जीवाणु व कवक। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन इन्होंने क्या दिया है कि जीवाणु एक कवक, जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्रों में उपस्थित मृत जैविक पदार्थ को खाकर अपना निर्वहन करते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि कोई एनिमल की डेड बॉडी है, कोई जीव जंतु की डेड बॉडी है, तो उसको हमने क्या किया, मट्टी गड्ढा खोदा, उसके अंदर क्या कर दिया, उसको गड्ढे में दफना दिया। ठीक, अब इसमें जो हमारे सॉइल के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो इस पे क्या होंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने का मतलब कि इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। अब भोजन के रूप में ग्रहण करके इससे क्या करेंगे, अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे, अपना खाना प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये हमारे कहलाते हैं अपमार्जक। ये किनके अंदर आ जाते हैं? आपके अपमार्जक के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जैव घटक है। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से जैव घटक क्या क्या है? पादप, मृदा, जल, वायु। अब देखो, अगर इसका मतलब हमको नहीं पता है तो एक मेथड होता है एलिमिनेट मेथड, के जरिए भी हम क्या करते हैं, करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। अब चारों ऑप्शन को आप लोग देखिए, इसमें मृदा क्या है आपका, आपको पता होगा कि ए बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है, ये क्या हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट है, इसके अंदर जीवन नहीं होता। वैसे जल, जल भी हमारा अजैव घटक है, ए बायोटिक कंपोनेंट। उसी तरीके से वायु भी हमारा क्या है, अजैव घटक है। अब हमारा बच कौन सा जल्दी गया? बच गया हमारा ये लास्ट ऑप्शन। ठीक, जब बाकी तीन ऑप्शन हमारे अजैव हैं तो ये जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है यही हमारा क्या होगा, जैव घटक होगा। इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं होगा पादप का। ठीक, तो ये एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हम ढूंढ सकते हैं। मृदा, वायु और जल हमारे क्या ए बायोटिक कंपोनेंट है, अजैव घटक है। जो चारों ऑप्शन में जो बच गए वो क्या है, पादप। इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पादप हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, जब आपको करेक्ट आंसर ना पता हो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी चीजों के बारे में हल्का फुल्का पता हो, तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीडीएफ आप लोग को भेजे होंगे, उसमें देख लीजिएगा, पॉइंट्स के वक्त लीजिएगा। बात करना आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता है? सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता है? तो ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का है कि नाइट्रोजन का है?
करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ये चीज आप लोग को मैंने कई बार बताई है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो कितना मिलता है हमको, 78%। ऑक्सीजन हमारा 20.95, राउंड फिगर में इसको हम 21% भी ले लेते हैं। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 99%। तो बाकी जो भी गैसेज हैं वो इस 1% के अंदर आती हैं। ठीक, जिसमें ऑर्गन हमारा कितना होता है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना होता है, 0.03%। नियोन हमारा कितना होता है, 0.0018%। और हाइड्रोजन हमारा कितना होता है, 0.001%। ठीक, तो इसमें देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि नाइट पर कभी पूछ लेता है कि सबसे अधिक कौन सा है, नाइट्रोजन है। कभी सीधा पूछ देता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट हमारा होता है, तो 78% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो सकती है, पूछता है 21%। पूछ लेता है कि 1% में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, कभी कभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य गैसेज 1% में पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। कहीं कोई पूछ देता है कि सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन। कितना है, 0.001%। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस एक क्वेश्चन से देखिए कई क्वेश्चन आपको तैयार नहीं होंगे। नाइट्रोजन कितना है, कितना सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, सबसे से कम परसेंटेज किस गैस का होता है, कितना होता है, 1% के अंतर्गत कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं। ये सब इससे क्वेश्चन बन सकता है हमारे इस टॉपिक से। हमारे इस टॉपिक से ये सब क्वेश्चन हमारे पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल था कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता है, करेक्ट आंसर क्या हमारा, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अजैविक कारक नहीं है। कौन से जो भी ऑप्शन दिए हैं जिनके अंदर जी जान नहीं होता है। ठीक, देखिए पेड़ पौधे में हमारा जान होता है, लाइफ होती है, ये तो हमारा नहीं होगा। जीव जंतु में हमारा लाइफ होता है, ये भी नहीं होगा। सूक्ष्म जीव में भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा पूछिए चट्टान, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि चट्टान जो हमारा होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जिनके मैंने एबायोटिक मैंने अजैव होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की प्राण नहीं होता है। ठीक, ये हमारा किस में आ जाता है, चट्टान में आ जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि बायोटिक फैक्टर वे होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन आदि। पेड़ पौधे जो होते हैं, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान है वह अजैविक कारक है। ठीक, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए आर है, 3 आर है। ठीक, कौन कौन से 3 आर है, तो पहला हमारा रिड्यूस होता है, दूसरा रिसाइकल होता है, देन हमारा होता है रीयूज। ठीक, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में एक नीतिगत बयान में 3 आर की घोषणा की। 3 आर मैंने, पहले आर का मतलब रिड्यूस, कम उपयोग, दूसरा रिसाइकिल पुनः चक्रण, तीसरा रीयूज पुनः उपयोग। पहला कम उपयोग का मतलब कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गाड़ियों का हम कम से कम उपयोग करें ताकि उससे धुआं कम निकलेगा। धुआं कम निकलेगा तो उसमें से हार्मफुल गैस है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसे हार्मफुल गैस कम निकलेंगे। कम गैस निकलेंगे तो इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करेंगे। ठीक, देन हमारा दूसरा आर आया रिसाइकल। ठीक, कि उसका हम क्या करें, पुनः चक्रण करें, फिर से उसका उसी मटेरियल का यूज करके निर्माण करें। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कागज जो हम लोग यहाँ कबाड़ आता है, वो क्या होता है, आप लोग कबाड़ी को बेच देते हैं, या प्लास्टिक होता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं, वो कबाड़ी ले जाके दूसरे बड़े कबाड़ को बेचता है, वहां से वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज उसको फिर से उठाती हैं, उस प्लास्टिक को गला के नया सिरे से फिर से कुछ प्लास्टिक का सामान बनाती हैं। एक शीशा, शीशे को गला के फिर से नए स्तर से कुछ सामान बनाती है। कागज का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ वो रीयूज करके कुछ नया चीज बनाते हैं, रिसाइकल करके। तो ये हमारा क्या आ जाता है, रिसाइकिल। देन हमारा होता है रीयूज, कि कोई हमारा वेस्ट मटेरियल है, उसमें कुछ फेर बदल करके उसका हम फिर से उपयोग करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई हमारी फैक्ट्री है, ठीक, उस फैक्ट्री का हमने हमने वाटर, वाटर क्या सबसे अच्छा, हम एक चीनी का फैक्ट्री लेते हैं, ठीक, यहाँ पे चीनी का निर्माण होता है। ठीक, हमने क्या किया, गन्ना या चीनी बनने के लिए हमने गन्ने से रस निकाला, रस निकालने के बाद उस कुचले को हमने क्या कर दिया, फेंक दिया। अब वो हमारा क्या, सॉलिड वेस्ट है। वो गन्ने का कुचला हमारा क्या है, सॉलिड वेस्ट है। अब हमने क्या किया, उसका रीयूज किया, उस कुचले को जला के हमने एक ईंधन के रूप में उसका क्या किया, फिर से इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया, एक रीयूज का एग्जांपल हो गया। उसको हमने जला के रीयूज करके हमने उसी चीनी से, उसी गन्ने से जो हमने रस निकाला, उसको हमने क्या किया, पकाया। अब उसको जलाने के बाद अब उसको क्या हुआ, राख निकला। अब उस राख का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, आजकल ब्रिक बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, जिसको भगाया, स्प्रे किया, लाइट वेट ब्रिक करते हैं। ठीक, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी भी नॉर्मल ब्रिक से बढ़िया है, हल्की है, मजबूत है, हर प्रॉपर्टी है। ठीक, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल था उसका हमने रीयूज करके कुछ नया निर्माण कर लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, रीयूज में आ गया। तो वही हमारे पर्यावरण को देखते हुए 3 R दिए गए, रिड्यूस कम उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण, और रीयूज पुनः उपयोग। ये हमको 3 R मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक, ऑप्शन दिया गया, रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आप जानते हैं वाटर बॉडी है, और उस वाटर बॉडी में भी सबसे ज्यादा हमारा क्या है, समुद्र है। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या है, समुद्र है। क्योंकि रेगिस्तान, वन और कृषि भूमि ये सब एक ही में आ गए। ठीक, ये हमारे पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे ये हमारे मान लीजिए कुछ है, और बाकी ये सब पानी है। ठीक, तो इसी स्थल में ही हमारा रेगिस्तान होगा, इसी स्थल पे इस पोर्शन में रेगिस्तान हो गया, इसी स्थल में इस पोर्शन में हमारा क्या हो गया, समुद्र हो गया, सॉरी कृषि भूमि हो गया, इसी में कहीं पे वन हो गया, इसी में हम लोग कहीं रह रहे हैं, मतलब मनुष्यों के लिए रहने के लिए हो गया। तो ये तो हमारा सीमित एरिया में ही है, इसी एरिया में। लेकिन बाकी का ये जो एरिया है उसमें क्या हमारा समुद्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे बड़ा हमारा जो एरिया है वो हमारा क्या है, समुद्र का है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ठीक है ना, पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम किस चीज को बड़ा कौन सा प्रतियोगिता करते हैं? तो ग्रीन ओलंपियाड करते हैं कि वन महोत्सव करते हैं, पर्यावरण संबंधित करते हैं कि पर्यावरण दिवस समारोह करते हैं? तो हमारा ऑप्शन होता है ग्रीन ओलंपियाड सही होगा। ठीक, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड में इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके द्वारा जो भी प्रतिभाग लेने वाले हमारे होते हैं, प्रतिभाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स को एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, किस तरीके से पॉल्यूशन से बचाएं, इन सब से रिलेटेड, जिससे कि लोग उसके प्रति जागरूक हों। तो जिसके लिए ग्रीन ओलंपियाड होता है। कौन कराता है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये संस्था हमारी कराती है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षित तथा रचनात्मक क्रियाकल्पों को सम्मिलित करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बी होगा कि जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में एनवायरमेंटल रिलेटेड सिलेबस ऐड किया जाए, पॉल्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से पॉल्यूशन को बचाएं, ताकि जो भी बच्चे निकले वो इसके प्रति जागरूक हैं। जैसे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज, कि आप लोग अगर किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होंगे, आप इस चीज को ध्यान देंगे कि किस तरीके से एनवायरमेंटल को हम पॉल्यूट होने से बचा सकते, उसके प्रति आपको जागरूक बनाया जाए। ठीक, कि आप कम से कम एनवायरमेंटल को पॉल्यूशन करें। देखिए, विकास जरूरी है, ठीक, लेकिन विकास के साथ साथ ही आपको अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना ही रखना है। इसीलिए हमारे सिलेबस में इन सब चीजों को ऐड किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों का कटाव या भू अपरदन। जल का विनाश या दुरुपयोग, ये भी हमारा क्या, वाटर पॉल्यूशन है। जल का संरक्षण, वाटर को प्रोटेक्ट करना, उसका कम से कम दुरुपयोग करना, ये हमारा ऑप्शन सही है। देन हम वन की कटाई, वन की कटाई भी हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। भूमि अपरदन, भूमि का इरोजन, ये भी हमारे कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। लेकिन एक जल का संरक्षण ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है, पर्यावरण समस्या ही हमारी नहीं है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ठीक, इनमें से कौन है जो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो भूमि, धर्म, परिवार या समुदाय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें? धर्म होगा। जो धर्म हमारा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। हम लोग 35 क्वेश्चंस देखे, जिसमें से कुछ आपके सिलेबस के नहीं थे जिनको हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया। बाकी जो हमारे सिलेबस का था उन सारे क्वेश्चन को हम लोग ने देखा, लमसम समझे भी हैं। अगर पेपर में पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। पूछेगा तो उसको आप लोग कर ले जाएंगे अच्छे से, कोई भी समस्या नहीं होगी करने के लिए पेपर में आप लोग को।
आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से कल नेक्स्ट में हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, बढ़ेंगे। आज इतना ही रखा जाए।